अगले दिन लिन युआन जल्दी उठ गया, नाश्ते के लिए कुछ फ्लैट ब्रेड तलने के लिए मूनकेक के आटे का इस्तेमाल किया और एक बड़े बर्तन में पानी उबालकर टोफू पुडिंग के 5 कटोरे बनाए, जिससे नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ते के बाद चून की लैन हुआ और उसकी बेटी अभी तक नहीं पहुंचे थे। लिन युआन ने आग को भड़काना और सोया दूध से टोफू पुडिंग निकालना जारी रखा। फिर भी जैसे ही वह टोफू पुडिंग को बेसिन में उठा रही थी और इससे पहले कि वह टोफू को दबा पाती, उसने सामने के दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज़ सुनी। सचमुच ये फट गया था। इससे पहले जब लिन परिवार परेशानी खड़ी करने आया था तो उसके सामने का दरवाजा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बाद में उसने लिन चांगकिंग से इसे कुछ हद तक ठीक करवाया ताकि इसे खोला और बंद किया जा सके, लेकिन आखिरकार यह एक पुराना दरवाजा था जिसकी मरम्मत हो चुकी थी और यह अब और अधिक खराब हैंडलिंग को सहन नहीं कर सकता था। रसोई में लिन युआन ने अप्रत्याशित रूप से दरवाजे के पैनल के ज़मीन पर टकराने की गूंजती आवाज़ सुनी, जिससे उसका चम्मच पकड़े हुए हाथ कांपने लगा और टोफू पुडिंग लगभग बिखर गई। धत्तेरी की, यह अवश्य ही वहाँ के लोग हैं जो फिर से परेशानी पैदा कर रहे हैं। एक के बाद एक, उन्हें वास्तव में कोई शर्म नहीं है। हमने संबंध तोड़े हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अब वे पिटने के लिए दौड़ रहे हैं। लैन हुआ और चाची वांग जानती थीं कि उसका दरवाज़ा टूटा हुआ है और वे इसे इतनी ताकत से नहीं खोलेंगी, इसलिए अब आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे इरादों से यहाँ नहीं था। लिन युआन ने चम्मच को वापस बर्तन में फेंक दिया और चॉपिंग बोर्ड से रसोई का चाकू उठा लिया और नाराजगी से बुदबुदाते हुए एक क्रूर आत्मा की तरह बाहर निकल गई। हालांकि जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, उसकी नज़र एक छाती पर पड़ी जो बहुत चौड़ी नहीं थी लेकिन स्पष्ट रूप से मांसल थी। हाँ, छाती की हड्डी, मांस रहित, जिससे टक्कर के कारण उसकी ठोड़ी पर चोट लगी। मेरे घर में फिर से मुसीबत शुरू हो गई है, ये लो। बिना ऊपर देखे लिन युआन के रसोई के चाकू ने हमला कर दिया और उसकी छाती की हड्डी से एक तेज चीख सुनाई दी, जिससे वह व्यक्ति जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया और चतुराई से चाकू से उसका हथियार छीन लिया। उसे जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना उसके हाथ से रसोई का चाकू छीन लेना, लिन परिवार में किसी के पास ऐसा कौशल नहीं था। अपनी दुखती ठोड़ी को रगड़ते हुए लिन युआन ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और केवल गुलाबी कानों की एक जोड़ी देखी। क्या ये वह क्यों है? जिया झेंग ने 2 बार खांसी। घृणा से देखते हुए उसने रसोई का चाकू पास की शेल्फ पर फेंक दिया और नाटकीय ढंग से अपनी छाती रगड़ना नहीं भूला। शिकायत करते हुए कहा, तुम छोटी लड़की, क्या तुम अपने पति की हत्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें अचानक घुसने के लिए किसने कहा? और तुमने मेरा सामने का दरवाज़ा तोड़ दिया। लिन युआन ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसे एहसास हुआ कि जिया झेंग के शब्द कुछ अटपटे थे। पैर पटकते हुए वह क्रोध से चिल्लाई, तुम्हारे पति ने क्या हत्या की है? अपनी चापलूसी मत करो। जिया झेंग ने ये शब्द केवल सहजता से कहे थे, हालांकि उसने इस स्मार्ट छोटे चिड़चिड़े को बनाने का फैसला किया था जो उसकी महिला को पका सकता था। भले ही उसने गलती से सामने का दरवाज़ा तोड़ दिया हो, उसे अब पछतावा हो रहा था। ऐसी माँ बाघिन को अपने घर में लाना केवल मुसीबत को आमंत्रित करना होगा। अच्छा वो। जिया झेंग अभी भी पछता रहा था कि उसने अपनी जवानी के सुनहरे साल कुछ व्यंजनों के चक्कर में बर्बाद कर दिए होंगे। तभी उसने अपना सिर नीचे किया और अचानक अपने हाथ में संपत्ति का दस्तावेज देखा। जल्दी से खुद को बाहर निकलने का रास्ता देते हुए, ये लो, ये ले लो। लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। पहले उसने जल्दी से देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। लिखावट छोटी थी लेकिन वह संपत्ति विलेख के लिए बड़े अक्षरों को समझ सकती थी। संपत्ति का दस्तावेज। उसने जल्दी से उसे ले लिया और शुरू से अंत तक उसकी जांच की। एक बार देखने के बाद भी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने दोबारा देखा और फिर तीसरी बार भी। तब तक जिया झेंग खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराते हुए दस्तावेज की ओर इशारा करते हुए बोला, देखिए मिस, इसमें मुश्किल से 100 शब्द हैं। आप इसे पढ़ने में इतना समय क्यों ले रही हैं? क्या तुम पढ़ नहीं सकते? चलो, आज जब मैं घर से निकला तो अपना उपकार साथ लाया। मुझे इसे आपके लिए पढ़ने दीजिए। क्या जिया झेंग इससे कम व्यंग्यात्मक हो सकता है? लिन युआन ने उदास चेहरे के साथ घर के हस्तांतरण का दस्तावेज अपने हाथ में वापस थमा लिया। ये किस लिए है? क्या लाओ फैन ने यह नहीं कहा था कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं घर चुन सकता हूँ? तुमने अचानक मेरे लिए इसे क्यों खरीद लिया? ये वास्तव में उसके लिए खरीदा गया था, क्योंकि विलेख में स्पष्ट रूप से लिन युआन को लाभार्थी के रूप में लिखा गया था और इसमें जुमा टाउन यमन की आधिकारिक मुहर भी थी, इसलिए इसके नकली होने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा जिया झेंग फूमन बिल्डिंग का युवा मास्टर था। क्या उसे वास्तव में एक छोटी सी गांव की लड़की को धोखा देने की जरूरत थी? जिया झेंग को उम्मीद नहीं थी कि वह दस्तावेज वापस कर देगी। यह उसके लालची स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। क्या उस दिन उसने बड़े चाव से उसका आईओयू नहीं फाड़ा था, तो अब वह उसे क्यों अस्वीकार कर रही है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप शहर में एक टोफू कार्यशाला खोलना चाहते हैं? मैं वापस गया और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए जगह चुनी।
2 कमरों वाला एक स्टोर फ्रंट, 4 साइड रूम और 2 भंडारण कक्षों वाला एक पिछवाड़ा तथा यहाँ तक कि आंगन में कई पेड़ भी लगाए गए हैं। वातावरण अच्छा है और स्थान भी अच्छा है, यह आपकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। मैं ये सब जानता हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए घर क्यों खरीद रहे हैं। लिन युआन ने अपनी बाहें पार की और रसोई में रखे आधे अधूरे टोफू के बारे में सोचते हुए जानबूझकर कुछ कदम आगे बढ़ी और जिया झेंग पर रसोई से दूर जाने का दबाव डाला। लड़की को चोर की तरह चौकन्ना देखकर जिया झेंग का चेहरा भी काला पड़ गया और कुछ हद तक आहत अभिमान के साथ उसने दस्तावेज को उसके पास एक छोटे से स्टूल पर फेंक दिया और घमंड से कहा, कोई कारण नहीं, मुझे ये पसंद है। बस वहां जाकर रहो, बस इतना ही। स्थान थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन मैंने जांच कर ली है, बुरे पात्रों से पूरी तरह मुक्त, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। बाहर जाते समय उसने केवल मुख्य द्वार की ओर देखा। लिन युआन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक आएगा और इतनी जल्दी चला जाएगा कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। और घर तो और भी अधिक हैरान करने वाला था। वह अचानक उसके लिए दस्तावेज क्यों लेकर आया। उसकी बात सुनकर लगा कि आंगन की कीमत कम से कम 100 तैल चांदी है। इस कारण उपहार से उसे संदेह हुआ कि उसके प्रति उसके कुछ बुरे इरादे हो सकते हैं। उसे वेश्यालय में बेच दो। बिल्कुल नहीं। उसने अपनी छाती की ओर देखा, जो जूड़े से भी छोटी थी, और सोचा कि वह खुद की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है। क्या उसे मुख्य शेफ के पद पर नियुक्त करने के लिए ऐसा किया गया था? यही तो होना चाहिए। पिछली बार उसने उसे मना कर दिया था, इसलिए इस बार वह उसे एक भव्य घर देकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। जब वह इस पर विचार कर रही थी, लियूजी दौड़ता हुआ आया और उसे देखकर मुस्कुराया। मिस लिन, हमारे युवा मास्टर ने कहा है कि वह मुख्य द्वार का खर्चा उठाएंगे। वह वापस आने पर किसी को नया बनाकर भेज देगा। मुख्य द्वार की बात करते हुए लिन युआन को जिया झेंग की शरारत याद आ गई। उसने पुराने घिसे पिटे दरवाजे को देखा जो लकड़ी के कीड़ों के छेदों से भरा हुआ था और कहा, जल्दी मत करो। कुछ ही दिनों में मैं अपने घर का नवीनीकरण करवाने जा रहा हूं और मुझे वैसे भी एक नए घर की जरूरत है। उस दरवाजे को बदला जाना चाहिए। जब समय आएगा तो आपके युवा स्वामी मुझे उचित आकार का एक नया खिलौना देकर उसका तुरंत मुआवजा देंगे। लियूजी कांप उठा। ये युवती निश्चित रूप से जानती थी कि सौदा कैसे करना है। पुराने गेट को नए से बदलना पहले से ही काफी लाभ था और अब वह मांग भी करने लगी थी। लेकिन युवा मास्टर के शब्दों को याद करते हुए कि जो भी वह मांगेगी उसे दिया जाना चाहिए, वह फिर भी खुशी से सहमत हो गया, ये तर्क देते हुए कि जो भी प्रतिस्थापन होगा, लागत युवा मास्टर पर होगी। लिन युआन ने स्टूल से फिर से दस्तावेज उठाया और लियूजी को सौंप दिया। इसे अपने यंग मास्टर को वापस दे दो और उनसे कहो, भले ही वह मुझे एक घर दे दें, मैं एक रसोइया के रूप में फूमन बिल्डिंग में नहीं आऊँगा। उससे कहो कि वह ये विचार छोड़ दे। वह युवा स्वामी द्वारा दी गई किसी चीज़ को वापस लेने का साहस कैसे कर सकता था? लियूजी ने अपने हाथों को ऐसे हिलाया जैसे लिन युआन किसी खूंखार जानवर को पकड़े हुए हो। 2 कदम पीछे हटते हुए और जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हमारे युवा मास्टर ने इसे आपको दिया है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। मैं अन्य बातों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे युवा मास्टर कभी कभार ही उपहार देते हैं, और एक बार जब वह कुछ दे देते हैं तो उसे कभी वापस नहीं लेते। बेहतर होगा कि आप इसे अपने पास रखें। बोलने के बाद उसने मन ही मन कहा, मैंने साफ साफ सुना है कि यंग मास्टर ने बॉस से कहा था कि वह मिस लिन को अब शेफ के तौर पर नौकरी पर नहीं रखेंगे, तो फिर उन्होंने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? यद्यपि यह धीरे से कहा गया था, लिन युआन ने अभी भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। उसे एक शेफ के रूप में काम पर नहीं रखा गया, फिर उसे घर क्यों दिया गया? क्या सचमुच उसे वेश्यालय ले जाया जा सकता है? जैसे ही उसने ये सोचा, लिन युआन ने तुरंत अपना सिर हिलाकर ऐसी बेतुकी धारणा को खारिज कर दिया। क्या फूमन बिल्डिंग के युवा मालिक के पास चांदी की इतनी कमी होगी कि उसे एक गांव की महिला को वेश्यालय में बेचना पड़ेगा? सीधे शब्दों में कहें तो उस घर की कीमत उसकी संपत्ति से कहीं अधिक थी। जब लिन युआन ने अब दस्तावेज वापस लेने पर जोर नहीं दिया, तो लियूजी ने आंखें घुमाते हुए रसोई में देखा और झांकते हुए मुस्कुराते हुए आया और चापलूसी से कहा, तो मिस लिन, आपने आज सुबह नाश्ते में क्या पकाया था? क्या कुछ बचा है? युवा मास्टर मुझे सुबह सुबह यहाँ खींच लाए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। इतनी सुबह आ गए? क्या आपके यंग मास्टर ने नाश्ता कर लिया? लिन युआन ने लियूजी को संदेह से देखा और उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसे याद आया कि वह सामान्य से आधा घंटा पहले उठ गई थी, क्योंकि उसे दिन के लिए टोफू के ऑर्डर तैयार करने थे। आमतौर पर यही वह समय होता था जब वह लाओ फैन के आने की उम्मीद करती थी। क्या यह आदमी भी यहाँ खाना खाने आया था? क्या वे सभी उसके घर को मुफ्त भोजनालय के रूप में देखते थे? वह सहज रूप से मना करना चाहती थी, लेकिन अपने हाथ में रखे दस्तावेज को देखकर वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिरकार इस आदमी ने एक से अधिक बार उसकी मदद की थी।
एक नाश्ता तो कुछ खास नहीं था, उसे भूल जाए, कौन कह सकता है कि वह एक नेकदिल और सहृदय व्यक्ति नहीं थी। यहाँ रुको। उसने दस्तावेज को बड़े करीने से मोड़कर अपनी जैकेट के अंदर रख लिया, फिर मुड़कर रसोई में वापस चली गई। सुबह के केवल 3 पैनकेक बचे थे, निश्चित रूप से 2 पुरुषों के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए लिन युआन ने 2 बीन पेस्ट से भरे मून केक उठाए जो उसने एक दिन पहले बनाए थे, उन्हें एक साफ तौलिया में लपेटा और उन्हें लियूजी को दे दिया। आप एक अजीब समय पर आए हैं, नाश्ते से केवल यही बचा है। रास्ते में इन्हें खा लेना और फूमन बिल्डिंग में वापस आकर अच्छा खाना खाना। लियूजी ने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार किया, उनका धन्यवाद किया और हंसते हुए कहा, फुमान बिल्डिंग का खाना आपके बनाए खाने जितना स्वादिष्ट नहीं है, मिस लिन। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो चला जाऊंगा। अगली सुबह लियूजी को टोफू लाने के लिए आने का निर्देश देने के बाद लिन युआन ने उसे प्रवेश द्वार पर गायब होते हुए देखा, फिर वापस मुड़कर रसोई में टोफू दबाने का काम फिर से शुरू कर दिया। लियूजी ने अपने यंग मास्टर को गाड़ी में बैठे हुए देखने के लिए बाहर कदम रखा, अपने गाल को सहारा देते हुए, जाहिर तौर पर विचारों में खोया हुआ। नाश्ते को हाथ में तौलते हुए उसने सोचा कि युवा मास्टर हमेशा से ही खाने के मामले में बहुत नखरेबाज रहे हैं और शायद उन्हें ये नाश्ते पसंद नहीं आएंगे। लियूजी ने अपने होठों को चटकाया और शाओबिंग को अपनी छाती में डालने ही वाला था कि अचानक यंग मास्टर को होश आया और उसने उसके हाथ से शाओबिंग छीन ली। क्या उस लड़की ने ये दिया? जिया झेंग ने पूछा, जैसे ही उसने कपड़ा खोला और बिना हाथ धोए मून केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने लगा। हथेली के आकार जितना बड़ा मून केक कुछ ही निवाले में खा लिया गया। लियूजी यह सब देख रहा था, उसका दिल दुख रहा था। अभी अभी तो उसने यंग मास्टर को स्पष्ट रूप से दुखी देखा था, तो फिर वह खाने के मूड में कैसे हो सकता था? क्या जब वह परेशान होता है तो उसे खाना खाने से नफरत नहीं होती? और इसके अलावा वह शाओबिंग वही थी जिसकी उसने मिस लिन से भीख मांगी थी, क्या ये बॉस के पेट में ही समाप्त होने वाली थी? लियूजी के पेट ने एक गड़गड़ाहट के साथ सहयोग किया, जिससे वह चौंक गया और उसने जल्दी से अपने पेट को पकड़ लिया और जोर से ढक लिया। हाँ, मिस लिन ने दिया। जिया झेंग लियूजी के पेट के विरोध को कैसे नहीं सुन सकता था। उसने 2 बार खर्राटे लिए, वह बदतमीज लड़की, मैं उसे एक जागीर भेजने के लिए इतनी दूर तक गया हूं और वह मुझे नाश्ता भी नहीं दे सकती। आपके कुछ शब्द और वह आपको बहुत स्वादिष्ट नाश्ता देती है। हो, बदतमीज लड़की, मुझे उसे पाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लियूजी के चेहरे पर आए अचंभे भरे भाव को नजरअंदाज करते हुए उसने लापरवाही से उसकी ओर एक चांदी का सिक्का उछाला। वापस जाओ और अपने लिए कुछ खाने को खरीद लो। अब से वह तुम्हें जो भी नाश्ता दे वह सब मेरे पास लाना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तुम जाओ और अपना समय लो। ऐसा कहकर उसने लियूजी को छोड़ दिया, जिसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया था, और तेजी से वापस गाड़ी में चढ़ गया। मून केक सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, मीठा और चिपचिपा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं। मैं चांदी की बजाय शाओबिंग लेना पसंद करूंगा, लियूजी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए धीरे से बुदबुदाया। जब वे आए थे तो युवा मास्टर पागलों की तरह यहाँ दौड़कर आया था, और फिर भी वापस आते समय उसने उसे धीरे धीरे चलने को कहा था। कितना अजीब है। हालांकि जैसे ही लियूजी ने गाड़ी को ज्यादा दूर तक नहीं चलाया, उसने अचानक एक सुंदर आकृति को गाड़ी के सामने से आते देखा, जिससे उसका घोड़ा लगभग चौंक गया। यदि वह समय रहते पीछे नहीं हटता तो वह व्यक्ति या तो खुरों के नीचे कुचला जा सकता था या फिर अपंग हो सकता था। लियूजी, जो अभी भी भूख की पीड़ा से पीड़ित था, ने उस महिला को देखा जो दिखने में सुंदर थी लेकिन बहुत ही आवेगी थी और चिढ़कर चिल्लाया, तुम्हें क्या हुआ है? गाड़ी इतनी धीमी गति से चलने के बावजूद भी आप उसमें घुसने में सफल हो जाते हैं। क्या आप मरना चाहते हैं? हालांकि सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि गाड़ी के पास आने के बाद महिला उसकी ओर दौड़ी। या तो यह उसकी मृत्यु की इच्छा थी या फिर परेशानी पैदा करने के लिए जानबूझकर किया गया कदम था। जो महिला बाहर भागी थी वह थोड़ा कांप रही थी और कुछ देर तक धीमी आवाज में रोने के बाद वह बोल नहीं सकी। चाहे वह बहुत डरी हुई थी या कुछ और, वह बस गाड़ी के सामने बिना हिले खड़ी रही। चूंकि वह आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए गाड़ी चला रहा लियूजी आगे नहीं बढ़ सका और उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हो रहा है? जिया झेंग गाड़ी के अंदर स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले रहा था जो कथित तौर पर लिन युआन ने उसे दिया था। जैसे ही वह मूनकेक का आखिरी निवाला अपने मुंह में डालने वाला था, गाड़ी के अचानक रुकने से वह उड़ गया। अपने पैरों के पास कई बार लुढ़कते मूनकेक को देखकर जिया झेंग का गुस्सा भड़क उठा। ये लियूजी, क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने तुम्हारा मूनकेक और शाओबिंग खा लिया था कि तुम्हें उसे इस तरह से फंसाना पड़ा? लियूजी, क्या तुम अब गाड़ी भी ठीक से नहीं चला सकते? मुझे लगता है कि आपको फिर से लियांगपी की लालसा हो रही है। लियांगपी का जिक्र आते ही लियूजी की भूख तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह मतली की भावना ने ले ली। उन्होंने पीड़ा भरे भाव से विनती की, हे भगवान, यह मेरी गलती नहीं थी,
ये लड़की अचानक बाहर भाग गई और मेरे पास तुरंत रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियूजी के स्पष्टीकरण के बाद ही जिया झेंग ने गाड़ी के सामने खड़ी लड़की को देखा जो अपने कपड़ों के मामले में फूल की तरह सुंदर थी। उसके लिए सभी महिलाएं एक ही सांचे में तराशी गई थीं, सिवाय उस बदतमीज लिन युआन के। वह हल्के गुलाबी रंग की छोटी जैकेट पहने हुए थी जिस पर मोम के बेरोन की कढ़ाई की गई थी, तथा उसके साथ उसने एक लंबी पन्ने जैसी स्कर्ट पहन रखी थी जिस पर छोटे छोटे फूल बने हुए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते थे कि वह फूलों और जैद की तरह सुंदर थी। हालांकि ये पहले से ही मध्य शरद ऋतु थी, फिर भी उसने अभी भी इतने पतले गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे जिससे कोई भी यह सोच सकता था कि क्या उसका कांपना घोड़ागाड़ी के डर के कारण था या उसने खुद पर ठंड ला दी थी। जिया झेंग ने अपने होंठ मोड़े और बुदबुदाया, क्या उसने सारे फूल पहन रखे हैं? सचमुच बहुत भद्दा है। लियूजी खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा और चुपके से अपना मुंह ढक लिया। उनके युवा मास्टर अपने शब्दों में बॉस से भी अधिक जहरीले थे और वह वहां थी, एक युवा महिला जिसकी आंखें लगभग उनसे हट नहीं पा रही थीं, और फिर भी उन्होंने उसका इस तरह से मजाक उड़ाया। क्या ये जानबूझकर लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था? लिन सियू ने भी उनकी टिप्पणी सुनी थी। उसने अपने दिल में गुस्से को दबाने के लिए अपने होंठ कसकर काटे, ऐसा दिखावा किया जैसे उसने सुना ही न हो। जब से उसने लिटिल डिजास्टर स्टार हाउस में आकर्षक जिया झेंग को देखा था, उसका दिल बेचैन हो गया था। हर रात वह फूमन बिल्डिंग के सुंदर और धनी यंग मास्टर के सपने देखा करती थी। आज चौराहे पर आखिरकार उसे देख लेने के बाद वह निश्चित रूप से ऐसा सुनहरा अवसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सजने संवरने के बावजूद भी उसे नज़रअंदाज किया जाएगा और यहाँ तक कि अपमानित भी किया जाएगा। हालांकि उच्च और शक्तिशाली लिन सियू को यह एहसास नहीं हुआ कि यह उसकी आकर्षण की कमी थी, बल्कि यह मानना था कि यह जिया झेंग की कमजोर दृष्टि के कारण था, जो उसकी सुंदरता को नहीं पहचान पाया था। अगर उसने उसकी फूल जैसी सुंदरता देखी होती तो वह निश्चित रूप से उसकी अनार स्कर्ट पर फिदा हो जाता। उस विचार के साथ लिन सियू ने एक कदम आगे बढ़ाया, थोड़ा करीब पहुंची, यहाँ तक कि उसने अपना नाजुक मेकअप किया हुआ चेहरा भी ऊपर उठा लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पानी से भरी हुई थीं और उसे दया की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मोहक आकर्षण प्रदर्शित कर पाती, अचानक उसकी आंखों के सामने एक घोड़े का चाबुक ला दिया गया जिससे उसकी प्रगति अचानक रुक गई। पर्याप्त, पीछे हटो, मुझे रूज से एलर्जी है। विशेष रूप से वह सस्ता प्रकार। जिया झेंग एक हाथ से घोड़े की चाबुक चलाते हुए और दूसरे से अपने मुंह और नाक को ढकते हुए अरुचि से अपना चेहरा सिकोड़ लिया। इस लड़की को वह नहीं पहचानता था, लेकिन लियूजी पहचानती थी, क्योंकि उसके पास आने से पहले ही उसने उसे बता दिया था कि यह फूल वाली महिला उस दिन भीड़ में थी और लिन युआन को परेशान कर रही थी। हम उस बदमाश का दुश्मन उसका दुश्मन है। एक क्षण के लिए लिन सियू का चेहरा कठोर हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि युवा मास्टर इतना दुर्गम होगा, लेकिन इस धनी व्यक्ति को फंसाने का मन बना चुकी होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानती। क्या आप फूमन बिल्डिंग के यंग मास्टर हैं? लिन सियू ने जिया झेंग को झुककर प्रणाम किया। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर दी और उसके चेहरे पर एक दुखद भाव प्रकट हुआ। मैं अभी लापरवाह थी, जिससे आपके घोड़े डर गए। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। जिया झेंग उसके साथ सुखद बातचीत करने में बहुत आलसी था, इस डरपोक नाजुक व्यक्तित्व के साथ तो बिल्कुल नहीं, जो उसकी मां द्वारा ग्रीनहाउस में उगाए गए फूलों की तरह था। वह आकस्मिक प्रेम के डर से उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भी चूंकि वह लिटिल डिजास्टर स्टार की दुश्मन थी, इसलिए उसे उसकी जगह पर रखने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं उदार हूं और तुम्हारे जैसी साधारण गांव की लड़की के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। बस अपनी दूरी बनाए रखो और मेरी हवा को प्रदूषित मत करो। जिया झेंग ने आलस से अपने सामने हवा को पंखा किया, जैसे कि उसने किसी अशुद्ध उपस्थिति का पता लगा लिया हो। लियूजी की आंखें इस घटित हो रहे नाटक को देखकर प्रसन्नता से चौड़ी हो गईं। लिन सियू की उंगलियां आपस में कसकर उलझी हुई थीं, तनाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। उसके मन में युवा मास्टर को उसे कोमलता से सांत्वना देनी थी, फिर वह सदमे से बेहोश होने का नाटक करती और फिर नायक उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर को ढूंढकर उसे बचा लेता। बेशक डॉक्टर की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वह मानती थी कि उसके आकर्षण से धनी और सुंदर यंग मास्टर पहले से ही उसके चरणों में होगा और उसकी हर आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन किसी तरह चीजें वैसी नहीं हो रही थीं जैसा उसने अनुमान लगाया था। ठीक है, ओम, लिन सियू ने सोचने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसे कुछ याद आया और जल्दी से अपनी आंखों के कोने पर रुमाल से पोंछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे दोष न देने के लिए धन्यवाद। ओह, ये सब मेरी गलती है। मैं अपने दादाजी की बीमारी में इतना व्यस्त हो गया कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मैंने आपकी गाड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, मैंने सुना है कि उस दिन आपके पिता ने ही मेरे दादाजी की जान बचाई थी। मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पिता के बारे में क्या?
जिया झेंग ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। मैं जितना सुंदर और स्टाइलिश हूँ, क्या मैं उस बदबूदार बूढ़े आदमी का बेटा बनूंगा? ये कैसी दृष्टि है, अंधा! लिन सियू का मुंह सदमे से खुला रह गया। लिन सियू को इतना नीरस व्यवहार करते देख जिया झेंग उसे और अधिक नीचा दिखाने में रुचि नहीं जुटा सका। ऐसी कमजोर महिला लिटिल डिजास्टर स्टार के अभ्यास लक्ष्य के रूप में भी काम कर सकती है। सुनो बहन, कृपया एक तरफ हट जाओ। ये सड़क इतनी ही चौड़ी है और तुम इसका अधिकांश हिस्सा घेर रही हो। लिन सियू घबराकर पीछे हट गई और जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसे एहसास हुआ कि जिया झेंग का इशारा था कि वह मोटी है। कितना क्रोधजनक! इससे पहले कि वह दोबारा कुछ बोल पाती, जिया झेंग गाड़ी में वापस जा चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी पर्दे के पीछे से आ रही थी। मुझे आपके दादाजी पर सचमुच दया आती है, जो मुश्किल से एक स्ट्रोक से बचे थे और यहाँ उनकी पोती खुद को चमकीले रंगों में सजाकर जश्न मनाने के लिए दौड़ रही है। तस्क, ऐसा बेऔलाद वंशज! लियूजी ने शरारत से ठहाका लगाया, घोड़े की पीठ पर चाबुक मारा और जोरदार हिनहिनाहट के साथ घोड़ा भाग गया। घोड़े ने अपना पूर्व भय प्रकट किया, क्योंकि उसके खुरों से उड़ी सारी धूल लिन सियू के चेहरे पर आ गई तथा रुमाल से खुद को ढके होने के बावजूद उसके मुंह और नाक में चली गई। उसके चेहरे पर लगा रूज धूल से सना हुआ था और उसकी पलकों पर भी धूल की परत जमी हुई थी। नीच, खास, नीच आदमी! लिन सियू ने गुस्से में अपना पैर पटकते हुए अपना गंदा चेहरा पोंछा। तो क्या हुआ अगर यह सिर्फ फूमन बिल्डिंग थी? उसे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस आप प्रतीक्षा करें, एक बार जब वह मास्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे में प्रवेश करती, तो सबसे पहली चीज़ जो वह करती, वह ये सुनिश्चित करती कि फूमन बिल्डिंग हमेशा के लिए बंद हो जाए। जिया झेंग को बुरी तरह से कोसने के बाद लिन सियू घर की ओर मुड़ा, तो उसने देखा कि माँ और बेटी लानहुआ कोने में खड़ी थीं और स्पष्ट रूप से पूरे समय इस तमाशे का आनंद ले रही थीं। क्या देख रहे हो, देहाती लोगों? लिन सियू को गांव में कभी पसंद नहीं किया गया था और अब जब उसका गुस्सा अनजान लोगों पर निकला तो वह और भी कम लोकप्रिय हो गई। लैनहुआ ने अपनी मुस्कुराहट को दूर कर दिया, अपनी ठुड्डी को ऊपर झुकाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, ओह, देखो कौन पुरुषों को बहका रहा है लेकिन देखा नहीं जाना चाहता है। वास्तव में दिन के उजाले में हमारे पास किस तरह के लोग हैं? खैर, वह आखिरकार मास्टर मजिस्ट्रेट की छोटी उपपत्नी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास हम देहाती लोगों की तुलना में अधिक कौशल है। मैं नहीं जानता कि यदि मास्टर मजिस्ट्रेट को पता चले कि उसकी छोटी उपपत्नी उसकी पीठ पीछे किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही है, तो क्या वह उसे वेश्यालय में बेच देगा? ली फैंग ई कहती हैं कि उन्हें कई अच्छी जगहें पता हैं, क्यों न मैं जाकर पूछ लूं? ये सुनकर कि लैनहुआ ली फैंग ई की तलाश करने वाली थी, लिन सियू का अहंकार काफ़ी हद तक कम हो गया। यद्यपि वह मास्टर मजिस्ट्रेट की छोटी उपपत्नी होने से खुश नहीं थी, लेकिन इस मामले ने गांव में काफ़ी हंगामा मचा दिया था और वह छोटी आपदा स्टार से भी अधिक बदनाम हो गई थी। उसे डर था कि अगर उसे अचानक छोड़ दिया गया तो वह जीवन भर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाएगी। एक छोटी उपपत्नी होना, लाड़ प्यार और लाड़ प्यार पाना, निश्चित रूप से एक गांव की युवती के रूप में हर दिन खेतों में काम करने से बेहतर है। इसके अलावा जिया झेंग को लुभाने के अपने प्रयास में असफल होने के बाद वह अपने जीवन को बदलने का यह मौका नहीं गंवा सकती थी। लिन लानहुआ, बेहतर होगा कि तुम मेरी निंदा करना बंद करो। तुम्हारी किस आंख ने मुझे पुरुषों को लुभाते हुए देखा? उसकी गाड़ी लगभग मुझसे टकरा गई थी, हमने बस कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, जैसा आप दावा कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं। लिन सियू ने जल्दी से माहौल साफ करने की कोशिश की और बिना एक पल भी गंवाए उसने लिन युआन पर एक गाली दी। क्या आपको लगता है कि हर कोई उस लिटिल डिजास्टर स्टार की तरह है, जो हर दिन आपके भाई को अपने घर बुलाती है? कौन जानता है कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या घिनौनी चीजें कर रहे हैं? लिन सियू, तुम अपने मुंह पर नियंत्रण रखो। उसकी बातें सुनकर लैनहुआ तुरंत भड़क गया। उसका भाई लिन युआन के घर लिन जियाक्सिन से बधाईगिरी सीखने जा रहा था, लेकिन उसने इसे कुछ अशोभनीय बना दिया था। एक बहन होने के नाते वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकती थी? चाची वांग ने जब सुना कि लिन सियू ने न केवल अपने बेटे की बल्कि पूरे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को रोका, जो मुट्ठियां उठाकर आगे बढ़ने की कगार पर थी। यदि वास्तविक लड़ाई छिड़ गई तो क्या यह उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा? मैं तुम्हें बता दूं, लिन परिवार की लड़की, तुम जो चाहो खा सकती हो, लेकिन जो तुम्हारे मन में आए वह नहीं कह सकती। मेरे चांगकिंग ने लिन युआन के पिता को बधाईगिरी का काम सीखने के लिए अपना गुरु बना लिया है। अगर वह उनके घर नहीं जाता तो क्या उसे आपके घर जाना चाहिए? ठीक है, आपके घर जाना व्यर्थ है, जहां कोई भी काम करना और जीविकोपार्जन करना नहीं जानता। कल्पना कीजिए कि अगर उसने आपसे बुरी आदतें सीखीं और बाद में हम पर, अपने बूढ़े माता पिता के इलाज के बिलों पर पैसा खर्च करने से इनकार कर दिया, तो यह असली अपमान होगा। चाची वांग द्वारा अपने पिता द्वारा लिन जियानलिंग का इलाज करने से इनकार करने का मुद्दा उठाते हुए सुनकर लिन सियू का चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया। उसने 2 बार नाक भान सिकुड़ी और फिर झट से कहा, मैं तुम्हारे दयनीय मामलों की परवाह नहीं करती, और फिर जल्दी से घर की ओर चल पड़ी।
लैन हुआ निराश रही। लिन सियू के बारे में अपशब्द कहती रही, जबकि वह और उसकी मां लिन युआन के घर की ओर चल पड़ी। टोफू को दबाने के तुरंत बाद लिन युआन ने उन्हें गंभीर भाव के साथ प्रवेश करते देखा। पूछताछ करने पर लैन हुआ ने हाल की घटनाओं के बारे में सब कुछ उगल दिया, जैसे टोकरी से फलियां उड़ेलना, लिन सियू का जानबूझकर गाड़ी के सामने से निकल जाना जिससे गाड़ी चौंक गई, से लेकर अंत तक जहां जिया झेंग ने उसे धूल खाते हुए छोड़ दिया। बेशक लैन हुआ ने उस हिस्से को छोड़ दिया जहां लिन सियू ने लिन युआन और उसके भाई की निंदा की थी। इन घिनौने विवरणों के बारे में बात करना अप्रिय था, बेहतर था कि इनका उल्लेख न किया जाए। लाल सेम के पेस्ट को हिलाते हुए लिन युआन चुपचाप सुन रहा था। उसे इतना शांत देखकर लैन हुआ ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम नाराज नहीं हो? लिन युआन ने अपनी चॉपस्टिक साफ की और उन्हें एक तरफ रख दिया, मुस्कुराते हुए, गुस्सा? मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? उस लिन सियू ने आपके नियोक्ता को बहकाने की कोशिश की, क्या होगा अगर यंग मास्टर उसकी बात मान ले और आपको काम देना बंद कर दे? तुम नाराज क्यों नहीं हो? आपने खुद कहा, जिया झेंग सिर्फ मेरा नियोक्ता है, मेरा आदमी नहीं। मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? लिन युआन ने लापरवाही से जवाब दिया, अपने कंधे उचकाए और कटोरे से आटे का एक बड़ा टुकड़ा कटिंग बोर्ड पर धीरे धीरे गूंथने के लिए ले गई। इसके अलावा भले ही उसने वास्तव में मेरे आदमी को बहकाया हो, ये गुस्सा न करने का और भी बड़ा कारण होगा। क्या इस उग्र स्वभाव वाली महिला को चाकू उठाकर लिन सियू को टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए था? लिन युआन ने अपनी मालिश रोक दी और लानहुआ को गंभीरता से देखा, अगर मेरा आदमी इतनी आसानी से उसके बहकावे में आ सकता है तो इसका मतलब होगा कि वह मेरी देखभाल के लायक ही नहीं है। उसे बहकाया जाए। यदि लिन सियू ऐसा कर सकती है तो देर सवेर कोई अन्य महिला उसे अपने से दूर ले जाएगी और फिर वह वही बन जाएगी जो मैं हुआ करती थी। यह उसके अधिकार में है। अगर मेरे पति ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया होता तो मुझे और भी कम गुस्सा आता। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो मेरे प्रति समर्पित है? मुझे इस बात से खुश होना चाहिए। लानहुआ ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। उसे लगा कि लिन युआन समझदारी से बात कर रही है, हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था। जैसे ही वह उसकी तारीफ करना चाहती थी, उसने लिन युआन को सहजता से यह कहते सुना, एक औरत का क्या मतलब है जो एक आदमी के लोमड़ी की आत्मा के जाल में फंसने पर गुस्सा हो जाती है और रोती है? अगर मुझे ऐसा कुछ देखने को मिले तो मैं चाकू उठाकर उस आदमी का बधियाकरण कर दूंगा, फिर लोमड़ी आत्मा के चेहरे पर निशान बना दूंगा। एक हिजड़े का एक घृणित प्राणी से मिलन, ये दुनिया की सबसे असाधारण जोड़ी होगी। हा, छी। माँ और बेटी लानहुआ ने लिन युआन की ठंडी हंसी पर कांपते हुए एक दूसरे को देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उन्हें कभी भी किसी पुरुष के लिए लिन युआन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद बचे हुए मूनकेक भी खत्म हो गए और कुछ आटा और भरावन भी बच गया। लिन युआन ने उन्हें भी पकाया, 6 लानहुआ के घर भेजे और 6 अन्य बहन गुइची के घर भेजे। कल जब लियूजी टोफू खींचने आएगा तो वह लाओ फैंग के लिए कुछ टोफू ले जा सकता है, जो कि नियमित झगड़े के बाद की गई मदद के लिए आभार के प्रतीक के रूप में होगा। हालांकि वे अक्सर झगड़ते थे, आखिरकार यह एक त्योहार था, इसलिए उसकी सद्भावना दिखाने के लिए कुछ मूनकेक भेजना अच्छा था। बेशक उनके अपने परिवार ने भी कुछ रखा था, पेटुशियाओ लिनशून के आसपास होने के कारण कुछ न रखना असंभव था। अगली सुबह लियूजी जल्दी आ गई, गाड़ी चलाकर न केवल टोफू लाने के लिए बल्कि चावल और आटे जैसी विभिन्न सामग्री के साथ साथ कुछ सुअर का मांस भी ले आए। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक रोमांचित किया वह थी गर्भवती भेड़ जो लगभग बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थी। लिन युआन ने भेड़ के पेट को छूकर अनुमान लगाया कि उसे मेमनों को जन्म देने में लगभग 1 महीना और लगेगा, जिसके बाद वह अपनी मां के लिए भेड़ का दूध दो सकेगी। भेड़ का दूध एक वास्तविक खजाना था। नवजात शिशुओं को यह तब दिया जाता था जब उनके पास मां का दूध नहीं होता था, जो फॉर्मूला दूध का बेहतर विकल्प था। लिन वेई ने भेड़ को ले जाकर छोटे गधे के पास बांध दिया और फिर लिन युआन ने लियूजी को टोफू और मूनकेक ले जाने के लिए बुलाया। आमतौर पर लियूजी काम में बहुत कुशल था, लेकिन आज किसी कारण से वह टोफू को संभालते समय असामान्य रूप से सावधान था, लगभग अत्यधिक सतर्क होने की हद तक। जब सामान लाद दिया गया और लिन युआन गाड़ी पर चढ़ गई, तभी उसे एहसास हुआ कि वहां पहले से ही कोई और बैठा हुआ है। नहीं, बल्कि अधिक सटीक रूप से कहें तो एक पत्थर के चेहरे वाला बुद्ध। उसका चेहरा इतना काला पड़ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण उसमें से स्याही टपक पड़ेगी। तुम भी यहाँ क्यों हो? लिन युआन आश्चर्यचकित था। टोफू का परिवहन एक मामूली बात थी, निश्चित रूप से इसके लिए युवा मास्टर की स्वयं की देखरेख की आवश्यकता नहीं थी। मुझे मत बताओ कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। वह ये तो नहीं सोच सकता कि मैं राशि में कटौती करूंगा, है न? ये सुनकर जिया झेंग का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। उसने उसे तिरछी नज़र से देखा और घमंड से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह काफी समय से वहां था और उस लड़की ने एक बार भी उसके बारे में पूछताछ नहीं की थी। वास्तव में उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। उसने एक घर, भोजन का प्रबंध किया था और यह सुनकर कि उसे एक भेड़ की आवश्यकता है,
उसने स्वयं उसके लिए भेड़शाला से एक सुंदर छोटी भेड़ का चयन भी किया था। और फिर भी इस लड़की ने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाने का दुस्साहस किया। उसमें कृतज्ञता की कोई भावना नहीं थी। सच कहें तो लिन युआन के साथ ऐसे विचारों से अन्याय हुआ। उसने हमेशा यह मान लिया था कि ये लाओ फैन अपनी पिछली व्यवस्था पर कायम हैं। उसे कैसे पता चलेगा कि यह सब वास्तव में जिया झेंग का विचार था। मूल रूप से उसने अकेले शहर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक आदमी अचानक गाड़ी पर दिखाई दिया। हालांकि वह पुरुषों और महिलाओं के बीच शिष्टाचार के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थी, लेकिन वह अन्य लोगों की गपशप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही काफ़ी खराब थी, इसलिए यदि उस पर अनैतिक महिला होने का आरोप लगाया गया तो क्या उसके माता पिता चिंता में डूबकर मर नहीं जाएंगे। इस पर विचार करने के बाद लिन युआन गाड़ी से नीचे उतरी और लिन वेई और जियो लिनशुन को अपने साथ आने के लिए बुलाया। इन दोनों बहनों के साथ होने से उसे बेकार की बातों का कोई डर नहीं था। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन के साथ शहर जाने का मौका पाकर बहुत खुश थीं। जियाओ लिनशुन जल्दी से घर में वापस आए और उसने अपने लिए नए कपड़े पहन लिए जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे, और उन सुंदर कढ़ाई वाले जूतों का तो जिक्र ही नहीं किया। लिन वेई ने थोड़ी शर्म के साथ लिन युआन को अपने कपड़े बदलने के लिए अपने पास खींच लिया। एक वयस्क लड़की स्वाभाविक रूप से सुंदरता पसंद करती है। इतना ही नहीं, लिन युआन ने लिन वेई के बालों को भी स्टाइल किया। चूंकि वह अभी तक हेयरपिन समारोह की उम्र तक नहीं पहुंची थी, लिन युआन ने अपने बालों को उसके सिर के ऊपर 2 बंस में घुमाया और लंबे बालों को उसकी पीठ पर नीचे की ओर गिरने दिया। सरल लेकिन मनमोहक। युवा बहनों ने वे कंगन भी पहने जो उन्होंने शहर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान खरीदे थे। उनके पहनावे ने लेडी लियू की आंखों को सचमुच चकाचौंध कर दिया, जिससे वह गर्व से तीनों बहनों को लिन जियाक्सिन को दिखाने के लिए पूर्वी कमरे में ले आईं और उन्होंने खुशी से कहा, मेरी बेटियों को देखो, हर एक पिछले वाले से ज्यादा सुंदर है, उन लड़कों से कहीं बेहतर है जो सिर्फ पैसा खर्च करना और मुसीबत खड़ी करना जानते हैं। लिन युआन जानती थी कि उसकी मां लिन जियाजोंग के दूसरे बेटे के बारे में बात कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से वहां सब कुछ शांत था और उसने सुना था कि लिन जियाजोंग ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था और बहुत से पैसे खर्च किए थे, लेकिन अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा था। उसे केवल ये पता चला था कि उसका बेटा घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है, हालांकि कम से कम वह अभी भी जीवित है। अपने द्वारा दिए गए प्रहार को याद करते हुए लिन युआन के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जिया झेंग ने कहा था कि इसमें 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगेगा, और ऐसा लग रहा था कि लिन योंगले जल्द ही बाहर नहीं आ पाएंगे, और अगर वह बाहर भी आ गए तो निश्चित रूप से वह अपंग हो जाएंगे। वह सोच रही थी कि लिन जियाजोंग की प्रतिक्रिया क्या होगी जब वह अपने प्यारे बेटे को ऐसी हालत में देखेगा। हाल ही में लिन योंगचेन काफी शांत हो गया था, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी दोषी अंतःकरण से ग्रस्त था। लिन युआन ने ठंडी सांस ली। उनके मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अगर लिन योंगचेंग अपने तुच्छ दिमाग से उसके लिए परेशानी खड़ी करने जा रहा था तो उसे कड़ी चोट करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। काफी देर तक लेडी लियू द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद तीनों बहनें अंततः लाल चेहरे के साथ गाड़ी में सवार हो गईं। जिया झेंग, जो पहले से ही अधीर वेटर था, 2 और लोगों को उनके साथ आते देख घबरा गया। उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया। उस युवती के साथ अकेले समय बिताना तो दूर की बात थी, और इन 2 उपद्रवी छोटे जीवों का शीघ्र ही विवाह करना पड़ेगा। लिन वेई ने स्पष्ट रूप से जिया झेंग को देखा। स्वाभाविक रूप से डरपोक होने के कारण वह चुपचाप अपनी बहन के बगल में गाड़ी के दरवाजे के पास बैठ गई, अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए। वह काफी असहज लग रही थी, लेकिन जियो लिनशुन उससे काफी परिचित थी। उसे याद था कि पिछली बार उसके घर पर जिया झेंग कैसा दिख रहा था, और उसने प्रसन्नतापूर्वक उसका अभिवादन किया था। बच्चे ऐसे ही होते हैं, यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो वे आपसे परेशान भी नहीं होंगे। बच्चे की मासूम मुस्कान से प्रभावित होकर जिया झेंग काफ़ी देर तक हिचकिचाया, फिर अंततः उसने अपने बगल वाली सीट पर थपथपाकर उसे पास बैठने का संकेत दिया। जियो लिनशुन खुशी खुशी आगे बढ़ गया। इसमें कोई मदद नहीं थी। गाड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी यह टोफू और मून केक से भरी हुई थी, इसलिए तीनों बहनों के लिए जगह वास्तव में कम थी। हालांकि इस व्यवस्था ने जिया झेंग के लिए जीवन कठिन बना दिया। वह छोटा सा शैतान शियाओ लिनशुंग अपने कपड़ों को खींचकर उनके पैटर्न को जांचता रहा, फिर अपने बालों को खींचकर अपने सामान की जांच करता रहा। अंततः वह उसकी गोद में चढ़ गई और उससे गाना गाने की मांग करने लगी। लिन युआन और लिन वेई ने जिया झेंग के काले लेकिन संयमित सुंदर चेहरे को मनोरंजन के साथ देखा और उनके दिलों में चुपके से हंसी फूट पड़ी। जिया झेंग ने उस शरारती छोटी लड़की की ओर देखा जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन विलाप कर रही थी। यदि उसे अपनी भावी छोटी चाची को नाराज करने का डर न होता तो वह इतना समझौतावादी न होता।
जैसे ही वे शहर के द्वार के पास पहुंचे, लिन युआन ने गाड़ी को रुकने के लिए कहा। फूमन बिल्डिंग में टोफू पहुंचाने के अलावा उसे आज जिन मैंशन में मूनकेक भी पहुंचाना था। फूमन बिल्डिंग की विशिष्ट गाड़ी में सवारी करना बहुत ही आकर्षक था, इसलिए उसने वहां पैदल जाना बेहतर समझा। जियाओ लिनशुन को जगाया, जो कि असंतुलित होकर ऊँघ रहा था। तीनों बहनें गाड़ी से नीचे कूद गईं। जब वह मूनकेक की टोकरी लेने के लिए पीछे मुड़ी तो जिया झेंग ने अचानक लिन युआन को आवाज़ दी, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फूमन बिल्डिंग में ढूंढना। कोई बात है क्या? जिया झेंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह कहना चाहता था कि वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है ताकि एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को विकसित कर सके। लेकिन फिर उसे उस लड़की की छवि याद आई जो अपनी छड़ी घुमाकर उसके चचेरे भाई का पैर तोड़ रही थी और उसने अपने शब्द निगल लिए। मैं तुम्हें वह घर दिखाने ले चलूंगा। इस कारण को अस्वीकार करना कठिन था और लिन युआन वास्तव में घर के बारे में उसके साथ गंभीर बातचीत करने की योजना बना रहा था। यदि वह सचमुच अच्छा था तो वह उसे वापस भुगतान करने का इरादा रखती थी। आखिरकार वह बिना कुछ लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। लिन युआन ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी दो छोटी बहनों को शहर के द्वार की ओर ले गई। यद्यपि वह जिन हवेली का सटीक स्थान नहीं जानती थी, लेकिन यह जुमा टाउन का एक प्रमुख घराना था और आसपास पूछताछ करके इसे आसानी से ढूंढा जा सकता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि लिन युआन मदर फैंग के जिन हवेली के पिछले दरवाजे तक सामान पहुंचाने के विशिष्ट निर्देश को भूल गया था। पूछताछ के बाद बहनें जिन हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं। तीनों ही इसके भव्य दरवाजों और एक धनी घर की भव्यता को देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि लिन युआन, जिसने गगनचुंबी इमारतें देखी थीं, कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। किसी प्राचीन जागीर का द्वार ऐसा ही दिखता था। उसके बगल में लगे पत्थर के शेर उसके अपने घर के द्वार से भी ऊंचे थे। दूसरी बहन देखो, शीर्ष पर स्थित अक्षर सुनहरी रोशनी से चमक रहे हैं। वे सोने से बने होंगे। जियो लिनशुन ने गेट के ऊपर लगी पट्टिका की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा। चमकते हुए जिन मैंशन के पात्र वास्तव में सूर्य के प्रकाश में सोने जैसी चमक बिखेर रहे थे। कैसी अपरिष्कृत छोटी देहाती लड़की है। इससे पहले कि लिन युआन अपनी छोटी बहन को ठीक से समझा पाती, उनके पीछे से अचानक घंटी जैसी हंसी गूंज उठी। आवाज शहद की तरह मीठी लग रही थी, जो दिल में उतर जाती थी, हालांकि शब्द स्वयं खट्टे थे। पीछे मुड़कर लिन युआन ने देखा कि एक अलंकृत पालकी बिना किसी सूचना के उनके पीछे आकर रुक गई थी। वक्ता वह युवती थी जो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। मुश्किल से 13 या 14 वर्ष की, गुलाबी रेशमी पोशाक पहने, सोने के बाल और कंगन उसके गले में चमक रहे थे। चमकदार सोने के आभूषणों ने उसे और भी सुंदर बना दिया। हालांकि उसके थोड़े गोलमटोल चेहरे पर भोली मुस्कान के बावजूद उसने लिन बहनों के प्रति अपना तिरस्कार नहीं छिपाया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिन हवेली की दूसरी मिस, दूसरे पुराने मास्टर जिन की वैद सबसे बड़ी बेटी जिन लिंगलिंग थी। जैसे ही वह पालकी से नीचे उतरी, जिन लिंगलिंग ने आलस्य से अपना नाजुक हाथ अपनी नौकरानी के हाथ पर रख दिया, जिसने सावधानीपूर्वक उसे सहारा दिया। ये देखकर कि लिन युआन और उसकी बहनें अभी भी अनजान थीं और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रही थीं, नौकरानी ने घमंड से मजाक उड़ाया। ये किस तरह के भिखारी हैं? जिन हवेली के द्वार तक भीख मांगना। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कैसी जगह है? यह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। चले जाओ, एक तरफ हट जाओ और हमारी जवान लड़की की आंखें गंदी मत करो। ऐसा कहकर उसने गेट पर पहरा दे रहे 2 युवा नौकरों को इशारा करके उन्हें भगा दिया। लिन युआन को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और उनके करीब आने का इंतजार किए बिना वह अपनी बहनों को शांतिपूर्वक दूर ले गई और निम्न वर्ग से अपेक्षित विनम्रता का प्रदर्शन नहीं किया। चलते चलते उसने वह बात अपनी बहन को समझाई जो वह पहले नहीं कह पाई थी। छोटी बहन, तुम गलत हो। ये सोने से नहीं बना है, इसमें बस सोने की धूल मिली हुई है। यदि यह सोने से बना होता तो जिन हवेली अब तक निश्चित रूप से लूट ली गई होती। उनके पास से गुजरते हुए जिन लिंगलिंग का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया और वह ठंडे स्वर में बोले, छोटी देहाती लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या जिन हवेली ऐसी चीज़ है जिसकी आप अपनी इच्छा से निंदा कर सकते हैं? नौकरानी जिसने पहले बात की थी, उसने जल्दबाजी में कुछ शब्दों के साथ शांत करने की कोशिश की, फिर अपना चेहरा मोड़ा और उन्हें डांटा। ये सब तुम्हारे छोटे सस्ते खुरों के कारण है जो मेरी युवा मालकिन को नाराज कर रहे हैं। मेरी युवा मालकिन से तुरंत माफ़ी मांगो। ये बेकार चीज़ें हैं जिन पर अपने वरिष्ठों की कोई नज़र नहीं है। ओह, युवा मालकिन अब गुस्से में है। लिन युआन के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और वह वास्तव में उम्मीद कर रही थी कि वह गुस्सा होगी। युवा मालकिन नाराज क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो कहा वह गलत था? लिन युआन एक हाथ में मूनकेक की टोकरी लिए और दूसरे हाथ में जियाओ लिनशुन का कोमल छोटा हाथ पकड़े हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या आपके प्रतिष्ठित भवन की पट्टिका पर लिखा बड़ा अक्षर सोने का बना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। असली सोना इस तरह से प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। जिन लिंगलिंग के पास कहने को शब्द नहीं थे, वह शर्मिंदा थे।
उसके घर का बड़ा हिस्सा वास्तव में सोने से नहीं बना था, जैसा कि इस गांव की लड़की ने बताया था। ये केवल सोने की धूल से मिश्रित था। एक छोटी सी गांव की लड़की द्वारा ये बात बताए जाने पर वास्तव में उसके लिए अपमान की बात थी। हम फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटी सी गांव की लड़की, तुमने शायद कभी असली सोना भी नहीं देखा होगा, फिर भी तुम ये कहने की हिम्मत रखती हो कि सोना उतना प्रतिबिंबित नहीं होता। ऐसी बेशर्मी भरी बकवास। जिन लिंगलिंग की अवमानना और तिरस्कार भरी नज़र देखकर लिनवेई ने अपनी छोटी बहन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। फटे पुराने कपड़े, ये नए कपड़े थे जो उसकी माँ ने उनके लिए हाथ से बनाए थे। वे फटे पुराने कैसे हो सकते थे? भले ही युवा मालकिन ने अच्छे कपड़े पहने हों, फिर भी वह उनसे इस तरह बात नहीं कर सकती थी। जियो लिनशुंग ने अपने सामने इस सुंदर बहन के लिए सारा स्नेह खो दिया और मुंह बनाते हुए जोर से कहा, फटे हुए? ये नए कपड़े हैं? हाँ, तुम्हारे कपड़े तो मेरी नौकरानी होंगमेई के कपड़ों से भी बदतर हैं। क्या वे फटे पुराने नहीं हैं? हाँ, तुम सचमुच एक गंवार आदमी हो। पहले अपमानजनक नौकरानी होंगमेई ने भी अब अहंकारपूर्वक अपनी छाती बाहर निकाली और उन्हें तिरस्कार से देखने लगी। लिन युआन को जो बात सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं थी, वह थी दिखावे के आधार पर निर्णय लेना। यदि वे आज रेशमी वस्त्र पहने और सोने चांदी से सुसज्जित होकर आए होते, तो क्या जिन हवेली की यह युवा मालकिन उनकी चापलूसी करने के लिए उनके पास आती? ऐसा मत कहो, हो सकता है कि यह संभावना सचमुच हो। इसके अलावा यह एक बात होती यदि जिन हवेली की युवा मालकिन उन तीनों का तिरस्कार करती, लेकिन अब वह लेडी लियू की कई दिनों की कड़ी मेहनत को कम आंकने लगी, और इसके लिए लिन युआन आसानी से दूर नहीं जा सकता था। मैंने शुरू में सोचा था कि आप, जिन हवेली की युवा मालकिन, बस अदूरदर्शी हैं, लेकिन अब करीब से निरीक्षण करने पर आप अदूरदर्शी नहीं हैं, आप स्पष्ट रूप से अंधी हैं। लिन युआन ने ठंडे स्वर में उपहास किया, फिर आगे कहा, आप दावा करती हैं कि हमारे कपड़े आपकी नौकरानी की तुलना में कम आकर्षक हैं, मैं यह मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप उन्हें रैग कह रहे हैं, तो आप सचमुच अंधे हैं। जिन लिंगलिंग के बोलने का इंतजार किए बिना लिन युआन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि युवा मालकिन की किस नज़र ने देखा कि हमारे कपड़े फटे हुए थे। क्या आस्तीन गायब है या कोई सिलाई खुली हुई है? या हो सकता है कि हमारे कपड़ों में कुछ बड़े छेद हों? नहीं, हे, चूंकि कोई नहीं है, तो क्या हमें रैग माना जा सकता है? जिन लिंगलिंग के पास वास्तव में लिन युआन के शब्दों का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था, और यहाँ तक कि तेज तर्रार नौकरानी होंगमेई का चेहरा भी लाल हो गया। वह अपनी युवा मालकिन के क्रोधित होते चेहरे की ओर देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यदि किसी साधारण व्यक्ति को इस बिंदु पर अपने शब्द लड़खड़ाते हुए लगते, तो वे बस ये बहाना बनाते कि जिन हवेली के सामने आवारा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, उन्हें भगाने के लिए। लेकिन जिन लिंगलिंग स्पष्ट रूप से परिवार की बिगड़ी हुई लाडली लग रही थी। भले ही वह खंडन करने में शक्तिहीन थी, फिर भी वह निर्दयी थी, और यहाँ तक कि उसने गेट की रखवाली करने वाले युवा नौकरों को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया। तुम छोटे देहाती, तुमने जिन लिंगलिंग की दृष्टि का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाए। तुम वहां जाओ और इस छोटे से दुष्ट को मेरे लिए जमीन पर दबा दो। होंगमेई, इधर आओ और उसे मारो, उसका मुंह तोड़ दो। जैसे ही जिन लिंगलिंग अपने नौकरों को हिंसा करने के लिए उकसा रही थी, पीछे से एक स्पष्ट लेकिन कुछ हद तक अकेली आवाज आई, छोटी बहन, तुम किसका मुंह तोड़ने की योजना बना रही हो? यह आवाज सुनते ही जिन लिंगलिंग ने तुरंत वही पहले वाली नाजुक मुस्कान बिखेरी और प्यार से बड़ी बहन कहकर पुकारा। हालांकि लिन युआन, जो जिन लिंगलिंग के व्यवहार पर कड़ी नजर रख रही थी, उसकी आंखों में घृणा और झुंझलाहट की झलक को नजरअंदाज नहीं कर पाए। बड़ी बहन के रूप में संबोधित लड़की ने हल्के पीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और वह स्पष्ट रूप से जिन मेंशन की भी नहीं थी। हालांकि जिन लिंगलिंग के विपरीत, जो अपने शरीर पर सभी सोने के गहने पहनना चाहती थी, इस युवती ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा उसके चेहरे से एक ठंडा और गर्वित स्वभाव प्रकट होता था, लेकिन वह बहुत सुंदर भी थी। इतना ही नहीं, लिन युआन को यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि लियान एट, जिसने पहले उसके स्टॉल पर मूनकेक खरीदा था, उस युवती के पास खड़ी थी। ये स्पष्ट था कि लियान एर ने भी उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसने चुपके से लिन युआन की ओर देखा और आंख मारी। लिन युआन मन ही मन हंसा, ऐसा लग रहा था कि चांदी के वे 5 तेल व्यर्थ नहीं गए थे। नवागंतुक वास्तव में लियान एर का स्वामी जिन युयू था, जो जिन हवेली में प्रमुख परिवार की एकमात्र वैध बेटी थी। जिन युयू ने लिन युआन पर हल्की सी नजर डाली और फिर जिन लिंगलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसका स्वर अभी भी उदासीन था। छोटी बहन ने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, ये किसका मुंह है जिसे आप तोड़ने की योजना बना रहे हैं? जिन लिंगलिंग जिन युयू के अचानक प्रकट होने से क्रोधित हो गए। यहाँ तो कुछ ही लोग थे, क्या उत्तर स्पष्ट नहीं था? और फिर भी उसे यह बात दोबारा कहने पर मजबूर किया गया। बदमिजाज जिन लिंगलिंग अपनी बड़ी बहन पर भड़कने ही वाली थी, लेकिन अपनी माँ के शिक्षाप्रद शब्दों को याद करते हुए उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ शर्मिंदा थी। बड़ी बहन ने गलत सुना।
लिंगलिंग का किसी का मुंह तोड़ना नहीं था, मैंने तो बस इन बहनों को दयालु देखा था और उनके साथ मजाक कर रहा था, बस इतना ही। जियो लिनशुंग ने उपहास किया और बस जवाब देने ही वाली थी, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल सकी क्योंकि लिन वेई ने समय पर उसे धक लिया और उसके सामने अपना सिर हिलाया। लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से जिन लिंगलिंग के झूठ का तिरस्कार किया और जिन यूयू को भी कम विश्वास हुआ। यद्यपि उनके मुख्य और शाखा परिवारों के बीच कुछ संघर्ष थे, फिर भी उन्होंने सतह पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। स्वाभाविक रूप से वह कुछ महत्वहीन युवा लड़कियों के लिए इसे बाधित नहीं करेगी। चूंकि यह एक गलतफहमी थी, छोटी बहन को जल्दी से हवेली वापस लौट जाना चाहिए। आप इन दिनों मंदिर में हमारी दादी के लिए प्रार्थना करते करते थक गए होंगे, बेहतर होगा कि आप वापस जाकर आराम करें। जिन लिंगलिंग अंदर से उबल रही थी लेकिन बाहर से एक खुशमिजाज मुस्कान लिए हुए थी। उसने हॉन्गमेई को लेने से पहले मधुरता से अनुपालन किया और हवेली में वापस चली गई और उसके पास से गुजरते हुए लिन युआन को एक ठंडी खर्राटे भरी आवाज दी। जहां तक शत्रुता के ऐसे तुच्छ प्रदर्शनों की बात है, लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जिससे जिन लिंगलिंग को इतना गुस्सा आया कि उसकी नाक गुस्से से लगभग टेढ़ी हो गई। जब तक जिन लिंगलिंग और उनके परिचारिका दोनों जिन हवेली के द्वार में प्रवेश नहीं कर गए थे, तब तक लिन युआन अपनी दो छोटी बहनों के साथ जिन यूयू के पास पहुंची और हल्के से मुस्कुराई। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद मिस। जिन यूयू का चेहरा भावपूर्ण बना रहा और उसका स्वर वही था, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, आखिरकार यह मेरे घर के सामने हुआ। यदि कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो ये जिन हवेली पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो लिन युआन ने सोचा था। वह और जिन यूयू पहली बार मिल रहे थे और उसके लिए मदद करने का कोई कारण नहीं था। ये वास्तव में जिन हवेली की प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाने के लिए था। ऐसा लग रहा था कि जिन यूयू उस सुंदर लेकिन बुद्धिहीन जिन लिंगलिंग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। मिस लियान र ने जिन यूयू की ओर मुड़ने और एक प्रणाम करने से पहले लिन युआन से मुस्कुराते हुए कहा, ये युवती उत्कृष्ट मूनकेक बनाती है। यह उसके मूनकेक थे जो मैंने उस दिन खरीदे थे। ये सुनकर जिन यूयू की आंखों में पहली बार उतार चढ़ाव आया क्योंकि उसने लिन युआन का पुनर्मूल्यांकन किया। उसकी टोकरी पर एक संक्षिप्त नज़र डालने से पहले पूछा, क्या आपने ये मूनकेक खुद बनाए हैं या यह आपके बुजुर्गों ने किया था? कोई आश्चर्य नहीं कि जिन यूयू को संदेह था। यद्यपि लिन युआन पहले से ही 12 वर्ष की थी, लेकिन लंबी होने के अलावा वह पतली थी और 10 वर्ष से थोड़ी अधिक की लगती थी। इसके अलावा 15 साल की उम्र में जिन यूयू को भी लगता था कि दुकान में कभी कभार अपनी मां की मदद करने के अलावा वह और कुछ करने में सक्षम नहीं है। ये लड़की जो खुद से छोटी है, इतने अच्छे मूनकेक कैसे बना सकती है? मैंने इन्हें बनाया है, लिन युआन ने हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर जवाब दिया। जिन यूयू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने मन ही मन सिर हिलाया। तो आप मास्टर मूनकेक निर्माता हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी शुरुआती किशोरावस्था में एक लड़की होंगी। ये शर्म की बात है कि मैं अभी भी। जिन यूयू ने अपनी बात पूरी नहीं की, बल्कि उसने विषय बदल दिया। आप आज यहाँ मूनकेक देने आए हैं, है ना? मुख्य प्रवेश द्वार से काम नहीं चलेगा, आपको पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए। लियान चूंकि आपने उसका परिचय कराया है, आप इन युवतियों को मदर फैंग को खोजने के लिए पिछले दरवाजे तक ले जाए। लियान तुरंत सहमत हो गया और जिन यूयू ने हवेली में लौटने से पहले लिन युआन को सिर हिलाया। जिन यूयू की दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद भी लिन युआन ने अभी तक अपनी निगाहें नहीं हटाई थीं। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने जिन यूयू को पहले कहीं देखा है। वे आंखें निश्चित रूप से परिचित थीं, फिर भी वह याद नहीं कर पाती थी। लड़की की अद्भुत सुंदरता और अद्वितीय उपस्थिति को देखते हुए उसने अवश्य ही प्रभाव छोड़ा होगा। लिन युआन को जिन यूयू की ओर घूरते हुए देखकर लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारी युवा मिस अद्भुत नहीं है? उसके ठंडे बाहरी रूप को देखकर धोखा मत खाए, वास्तव में वह बहुत दयालु है, दूसरी युवा लड़की जैसी नहीं जो एक मुस्कुराती हुई बाघिन है। और आप जानते हैं, मेरी युवा मिस भी बहुत सक्षम है। वह अब जिंजी विनेगर वर्कशॉप का प्रबंधन कर रही हैं और काफ़ी लाभ कमा चुकी हैं। क्या ये प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, जिंजी सिरका कार्यशाला। लिन युआन के मन में अचानक चावल का सिरका खरीदने के लिए जिंजी विनेगर वर्कशॉप की अपनी पहली यात्रा की याद कौन दी। नौकर द्वारा सिरका देने की प्रतीक्षा करते समय घूंघट ओढ़े एक सुंदर महिला सीधे कार्यशाला के पीछे वाले हॉल में चली आई और लिन युआन ने बहस सुन ली। वह महिला एक युवा युवती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे पहचाना नहीं। उस दिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था और कुछ नहीं बोली थी और उसके साथ कोई नौकरानी भी नहीं थी। लेकिन उस दिन उसने स्पष्ट रूप से एक बहस सुनी थी। वह सोच रही थी कि ऐसा कौन सा गंभीर मामला है जो इतने शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को अपना आपा खोने और किसी से बहस करने पर मजबूर कर सकता है। रास्ते में लियान के साथ बात करते हुए लिन युआन और उसका समूह जिन हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंचे। सामने के प्रवेश द्वार की तुलना में जिन हवेली का पिछला दरवाजा अधिक जीवंत था और घर जैसा महसूस होता था।
यद्यपि द्वार पर युवा नौकर पहरा दे रहे थे, फिर भी नौकरानियां और वृद्ध महिलाएं मुस्कुरा रही थीं और प्रसन्न दिख रही थीं, जिससे पता चलता था कि जिन हवेली अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। ओह, आप आखिरकार यहाँ हैं, मुझे डर था कि आप भूल गए होंगे। लिन युआन, स्थान को गलत समझकर और काफ़ी देर तक सामने के दरवाजे पर देरी से, मदर फैंग के साथ तय की गई नियुक्ति के समय से चूक गया था, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी और खुश नहीं दिख रही थी।